चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, AWS के अंदर S3 बकेट के अंदर क्लासेस के बारे में। कल मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था कि भाई AWS के अंदर हमारा S3 बकेट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बात की थी, राइट। लेकिन जब आप S3 बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो, ऑब्जेक्ट मतलब कोई डेटा, जैसे कि PDF हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप S3 बकेट के अंदर अपलोड करते हो तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई आप किस क्लास में अपलोड करना चाहते हो। जैसे आप लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, वहाँ पर इकोनॉमी क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है। ऐसे ही S3 बकेट के अंदर हमारे पास 7 टाइप की क्लासेस होती हैं। कितनी क्लासेस होती हैं गाइस? 7। ठीक है, तो वो 7 में से हमें बात करना है कि कौन सी क्लास का क्या यूज़ केस है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। किस में क्या प्राइसिंग लगता है, ये सारी चीज़ें A to Z मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी मैं क्लासेस के नेम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम S3 बकेट क्रिएट करेंगे तो डायरेक्ट वहीं पर वो ऑप्शन दिख जाएगा। अभी मैं जनरली आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो क्लास आती है हमारी, वो आती है S3 स्टैंडर्ड। क्या आती है? S3 स्टैंडर्ड। चलो मैं क्लास के नाम एटलीस्ट लिख देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो S3 स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं कि S3 स्टैंडर्ड क्लास किस लिए यूज़ होता है। तो जब भी आपको डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना हो तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, S3 स्टैंडर्ड क्लास में डेटा डालना चाहिए। अब यूज़ करेंगे S3 स्टैंडर्ड जब आपको डेटा फ्रीक्वेंटली मतलब कंटिन्यूसली यूज़ करना हो, एक्सेस करना हो, तब आपको यूज़ करना चाहिए S3 स्टैंडर्ड क्लास। एग्जाम्पल, वेबसाइट्स हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, एनालिटिक्स डेटा हो गया, बैकअप जिसे बार बार एक्सेस करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें अगर आपको स्टोर करना है तो आप कहाँ पर स्टोर करेंगे? S3 स्टैंडर्ड के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो 99.9 मतलब 11 नाइन्स मैंने आप लोगों को कल बताया था। 99.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 99.9 टाइम 9 मतलब इसको हम पढ़ेंगे अगर तो 11 नाइन्स बोला जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट की ड्यूरेबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितने टाइम अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ऑलवेज अवेलेबल होगा, वेरी रेयर केसेस होंगे जब आपके ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो। कब होगा? वेरी रेयर केसेस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई। अगर मैं बात करूं डेटा की, तो आपका जो डेटा है वो 3 से भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होता है। किस क्लास में? S3 स्टैंडर्ड क्लास के अंदर। अगर हम अवेलेबिलिटी बात करें डेटा की, तो जो डेटा अवेलेबिलिटी होता है वो आपका 99.99% होता है। लेटेंसी की बात करें तो इसमें मिली सेकेंड मिलती है। इसका मतलब अगर आप कोई डेटा S3 स्टैंडर्ड क्लास में अपलोड कर देते हो और उसको एक्सेस करना चाहते हो तो मिली सेकेंड के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? अगर हम बात करें मिनिमम ड्यूरेशन की, तो इसमें कोई मिनिमम टाइम पीरियड नहीं है कि नहीं आपको मिनिमम 1 महीने के लिए रखना पड़ेगा या मिनिमम 1 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप चाहो 1 मिनट के लिए स्टोर कर दो, 1 साल के लिए कर दो, 10 साल के लिए कर दो। जब तक आप चाहो तब तक के लिए अपना डेटा S3 स्टैंडर्ड में स्टोर करवा सकते हो। अगर बात करते हैं मिनिमम साइज़ की ऑब्जेक्ट की, कि भाई 1 MB का डेटा कम से कम रखना पड़ेगा या 2 MB का डेटा कम से कम रखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो कोई भी साइज़ का डेटा रख सकते हो और कितने भी टाइम पीरियड तक रख सकते हो। बात आ गई सभी को समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो कॉस्ट होता है वो हाई परफॉर्मेंस होता है, और जो चार्जेस लगते हैं वो आपके पर GB के हिसाब से लगते हैं। अगर आपने 1 GB स्टोर किया डेटा, तो 1 GB का 1 महीने का कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम रिट्रीवल की बात करें, भाई आपने अपलोड तो कर दिया, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो AWS की कुछ S3 बकेट की कुछ क्लासेस हैं, वहाँ पर आपको डेटा डाउनलोड करने के भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर S3 स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। S3 स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपका जो डाउनलोड करने का चार्ज है वो फ्री होता है। अब बात करते हैं कि इनके यूज़ केस कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो जैसे आपकी वेबसाइट की फाइल्स वगैरह स्टोर करनी है, आप यूज़ कर लीजिए S3 स्टैंडर्ड क्लास। अगर स्ट्रीमिंग कंटेंट डालना है, जैसे आप लोग देखते हैं अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो वहाँ पर आपकी जो वीडियोस वगैरह एक्सेस होती हैं वो आप कहाँ स्टोर कर सकते हो? आप S3 स्टैंडर्ड पे स्टोर कर लो। अगर ऐसे ही हम बात करें रियल टाइम ट्रांजेक्शनल डेटा होता है उसको स्टोर करना है, उस केस के लिए भी आप क्या कर सकते हो? S3 स्टैंडर्ड का यूज़ कर सकते हो। सभी को समझ में आया क्या S3 स्टैंडर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं? हाँ सर। ठीक है।
उसके बाद सेकंड क्लास जो हमारे पास आती है वो आती है S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, राइट। अब बात करते हैं कि ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस किसके लिए होता है। तो देखो इसके नेम से क्लियर हो रहा है आपको कि ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए होता है। तो डेटा जो कम एक्सेस होता है बट ज़रूरत में तुरंत चाहिए, जैसे आपको मंथली बैकअप हो गया, लॉन्ग टर्म लॉग्स हो गए, तो उस केस में आपको यूज़ करना चाहिए S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो इसमें जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो आपके S3 स्टैंडर्ड के बराबर ही होती है, मतलब 11 नाइन्स की ड्यूरेबिलिटी इस पर भी मिलती है आपको। किस क्लास में? S3 स्टैंडर्ड आई है, मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो अवेलेबिलिटी इसमें भी सेम मिलती है 99.9%। लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी भी सेम है आपका S3 स्टैंडर्ड की तरह, मिली सेकेंड में मिलता है। अब यहाँ पर स्टोरेज की बात करें, मतलब जो ड्यूरेशन पीरियड है, मिनिमम आपको 30 डेज डेटा स्टोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर हम बिलिंग की बात करें तो कम से कम आपको 120 KB का डेटा रखना पड़ेगा, तभी उसका बिल जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं। अगर हम रिट्रीवल की बात करें, मतलब डेटा तो आपने अपलोड कर दिया है, अब उसको रिक्वायरमेंट है डाउनलोड करना है, तो आपको डेटा अपलोड करने के बाद जब डाउनलोड करोगे तो रिट्रीवल चार्जेस पर GB के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ यूज़ केस की, तो बैकअप के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का। डिजास्टर रिकवरी का कॉपी बनाना हो अगर आपको, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लॉग्स फॉर कॉम्प्लाइंस यूज़ करना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ होते हैं आपके S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास S3 वन जॉन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। क्या आता है सर? वन जॉन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो IA का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अगर हम बात करें S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, सेम होता है आपके S3 स्टैंडर्ड वन जोन सॉरी S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस की तरह। बस इसमें क्या होता है, ये जो सेकेंड क्लास है इसमें आपका जो डेटा है वो एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होता है, मतलब 3 अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगा, 4 अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगा। बट अगर हम बात करें S3 वन जोन IA की, तो इसमें जो डेटा है वो आपका सिर्फ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होता है। दैट मीन्स कि अगर ये अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल नहीं हुआ तो आपका डेटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। समझ में आए? तो जब डेटा लॉस्ट होने से कोई दिक्कत नहीं है तो रीजनरेट हो सकता है, राइट। अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो 11 नाइन्स होता है, बट ओनली वन अवेलेबिलिटी जोन पे ही स्टोर होता है डेटा। अगर आपका अवेलेबिलिटी जोन फेल हुआ तो डेटा लॉस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की 99.5% की, मतलब 0.5%, 0.5% चांसेस है कि आपका डेटा अवेलेबल ना हो। लेटेंसी की अगर हम बात करते हैं तो मिली सेकेंड की लेटेंसी मिलती है। मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 30 डेज आपको डेटा रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्लास का ऑप्शन चूज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज़ की, तो 128 KB। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से भी सस्ता होता है। यूज़ केसेस की बात करूं अगर मैं, तो ये टेम्परेरी बैकअप पर्पस, डेटा कैसे पर्पस, रिप्रोडक्सिबल डेटा, इन सब के लिए यूज़ होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं S3। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। S3 स्टैंडर्ड में, S3 स्टैंडर्ड में, और पैसे भी सबसे ज़्यादा उसी में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग। अब ये जो S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग है, इसमें क्या होता है कि ये मशीन लर्निंग पैटर्न यूज़ करता है। मशीन लर्निंग पैटर्न का मतलब क्या है कि भाई जब आपको पता ही नहीं है कि कब आपका डेटा एक्सेस हो सकता है, तो ये तो कभी भी, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि CCTV रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करनी है, आप बता सकते हो कि कब ज़रूरत पड़ सकती है CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग की? वो नहीं बोल रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत कब पड़ सकती है, वो तो स्टोर तो 24 आवर्स। बिल्कुल राइट। अब वो क्राइम कब होगा? बिल्कुल राइट। तो आपको यही नहीं पता कि भाई क्राइम कब होगा, तो आपको ये भी नहीं पता कि डेटा कब एक्सेस होगा। भाई जब क्राइम होगा तभी तो रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी, और जब यही नहीं पता कि क्राइम कब होना है, तो ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वीडियो की जरूरत कब पड़ेगी।
इसका मतलब ये है कि भाई आपको आधी रात को भी ज़रूरत पड़ सकती है, 6 साल बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है, या हो सकता है कि ज़िंदगी में कभी ज़रूरत ना भी पड़े, राइट। तो ऐसे ही है कि S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग जो है, इसमें आपको पता ही नहीं होता कि डेटा कब एक्सेस करना होगा। तो ये क्या करता है, मशीन लर्निंग से S3 खुद डेटा को टीयर चेंज कर देता है, मतलब सबसे चीपेस्ट क्लास में मूव कर देगा, जब आप एक्सेस करोगे तो फास्ट आपको दे देगा, राइट। तो ये फ्रीक्वेंट एक्सेस टायर, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टायर, आर्काइव इंस्टेंट टायर, आर्काइव एक्सेस टायर, ये सारे पैटर्न्स होते हैं इसके, उनका यूज। इससे क्या एडवांटेज है, आपके कॉस्ट कटिंग होते हैं, पैसे कम लगते हैं। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 11 नाइन्स होता है, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन इस पर भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेटेंसी की, तो इसमें भी मिली सेकेंड की लेटेंसी मिलती है। और अगर मैं मिनिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं आपको 1 साल तक रखना है, 2 साल रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज़ की बात करूँ वो भी कोई फिक्स नहीं है, आप जितने साइज़ का रखना है रख सकते हो। तो ये आपका S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग का होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास, सॉरी इसका यूज़ केस नहीं डिस्कस किया हमने, तो थोड़ा इसका यूज़ केस की बात करें तो जैसे आपका इंटरप्राइज वगैरह हो गया, ट्रैफिक की लाइट्स वगैरह हो गई, राइट, ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं उनकी वीडियोस वगैरह, इस टाइप के कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उनको आप इंटेलिजेंट टीयरिंग पे स्टोर करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके कॉस्ट कटिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोलिए। बिल्कुल, ये आपकी क्लासेस है, इन क्लासेस में ये चेंज कर देता है। परचेस नहीं करते, आप जब डेटा डालते हो ना तो चूज करते हो कि किस क्लास में अपलोड करना है। तो आपने इंटेलिजेंट टीयरिंग में अपलोड किया था तो हाँ, तो फिर ये हाँ, अब क्या होगा कि आपने इंटेलिजेंट टीयरिंग पे अपलोड कर दिया, अब आपने उसको 3 महीने से एक्सेस नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है कि ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको चीपेस्ट क्लास में मूव कर देगा। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत प्रोवाइड भी करवा देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई आपको ज़रूरत पड़ गई 2 दिन बाद, तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि यार इसको ना कभी अभी ज़रूरत पड़ सकती, तो इसको अभी ऐसी क्लास में रखो जहाँ से फास्ट एक्सेस हो जाए। तो ये स्मार्ट तरीके से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल। अब ये क्या होता है, आर्काइव डेटा जो होता है रेयरली एक्सेस होता है, उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन एक्सेस जो चाहिए होता है वो क्या होता है, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ऐसे केस में S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल का यूज़ कर सकते हो। ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, इसमें भी 11 नाइन्स मिलता है, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स मिलते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो 99.99% होता है। लेटेंसी की बात करें तो मिली सेकेंड इंस्टेंट मिलता है। मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें अगर हम, तो 90 डेज आपको डेटा रखना पड़ेगा। मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज़ की बात करें तो 128 KB आपको रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि रिट्रीवल चार्जेस, तो इसमें आपको डेटा रिट्रीव करने के पैसे पे करने पड़ते हैं। यूज़ केस की बात करूं तो मेडिकल इमेज हो गया, आपका लॉन्ग टर्म मीडिया आर्काइव हो गया, ऐसे चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं, S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल यूज़ करेंगे। राइट। उसके बाद यहाँ पर S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल नेक्स्ट क्लास आता है, जो कि ओल्ड ग्लेशियर बोला जाता है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम वगैरह आर्काइव करना हो तब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। ये आपका सस्ता होता है, जिसमें सालों साल आपको डेटा ही एक्सेस नहीं करना होता है, ये चीपेस्ट क्लास होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर रिड्यूस रिटेंडेंसी स्टोरेज क्लास। ये क्या होता है, नॉन क्रिटिकल डेटा हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट लॉस हो जाए तो भी चलेगा, तो उस केस में आपका S3 रिड्यूस रिटेंडेंसी स्टोरेज यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले AWS कंसोल पे आएंगे।
चलिए, तो यहाँ पर S3 बकेट पे आएंगे अपन। उसके बाद यहाँ पर जनरल पर्पस बकेट पे आएंगे। तो अभी देखो कोई बकेट नहीं है तो आपको क्रिएट बकेट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, बकेट का नेम। तो बकेट का नेम जैसे मैंने दे दिया विवेक 20255236 ये डाल दिया अपन ने, राइट। उसके बाद यहाँ पर ACL इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पब्लिक एक्सेस वगैरह कल बताया है सारा कुछ। अभी सिंपल सा आप बकेट क्रिएट कर लीजिए। अब उसके बाद आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पर बकेट के अंदर ओपन करें तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड फोल्डर का या डेटा का, जो भी अपलोड करना है। तो आप ऐड फाइल भी कर सकते हो, ऐड फोल्डर भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये मेरा इमेज है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो ये अपलोड हो रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे आना है आपको। अब बताना है कि भैया कौन सी क्लास में आपको डेटा अपलोड करना है। तो देखो मैंने आपको S3 स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टियरिंग, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 स्टैंडर्ड वन जॉन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, ग्लेशियर डीप आर्काइव, रिड्यूस रिटेंडेंसी, ये सारी चीज़ें, राइट। बता रहे हैं कि कितने अवेलेबिलिटी जोन्स में स्टोर होगा। तो सभी का जो डेटा है वो 3 से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन पे स्टोर होता है। केवल आपका वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाला जो है, ये वन जोन लिख के ही दे रहा है, तो ये आपका सिर्फ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगा। मिनिमम कितने दिन रखना पड़ता है, सभी में लगभग 30 डेज या उससे ऊपर है। केवल रिड्यूस रिटेंडेंसी और आपका स्टैंडर्ड एंड इंटेलिजेंट टियरिंग, ये 3 क्लासेस ऐसे हैं जिसमें कोई मिनिमम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। बाकी ग्लेशियर डीप आर्काइव ये सबसे सस्ती होती है, इस पर रख सकते हो, बट आप क्या करोगे, मिनिमम 180 डेज डेटा रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल की बात करें 90 डेज, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल 90 डेज, वन जॉन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस 30 डेज, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस 30 डेज। तो ये इसका ड्यूरेशन हो गया कि मिनिमम इतने दिन आपको डेटा रखना ही पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जो बिलिंग होगी वो आपकी 128 KB से स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना आपका, ये 3 क्लासेस के लिए मैंडेटरी है, बाकी क्लासेस के लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना कम से कम रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड ऑटो टियरिंग फीस, तो ये आपका जो है तो इंटेलिजेंट टियरिंग पे लेता है, क्योंकि भाई इसमें मशीन लर्निंग पैटर्न चल रहा होता है तो वो अपनी मशीन लर्निंग का भी पैसा लेता है, तो ये यहाँ पर लगता है, इसके अलावा किसी भी क्लास में नहीं लगता। उसके बाद अगर बात करें रिट्रीवल फीस की, तो सभी में लगता है, केवल आपकी स्टैंडर्ड और इंटेलिजेंट टियरिंग इन दोनों में रिट्रीवल चार्जेस नहीं लगते। उसके अलावा सारी क्लासेस में आपको रिट्रीवल चार्जेस देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये सब नोट करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैं ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल में डेटा अपलोड कर रहा हूँ और मैं उसमें ड्यूरेशन जो है 30 डेज दे रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं ले रहा। तो उसको बताना है कि भैया उसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि मिनिमम आपको 90 डेज डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और आप कर दीजिए अपलोड। तो जिस भी क्लास में करना, अगर मान लीजिए कभी आप भूल गए, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस क्लास पे स्टोर अपलोड हो जाता है, ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड क्लास पे ऑब्जेक्ट अपलोड हो जाता है। समझ में आए। यहाँ से ऑब्जेक्ट को पब्लिक बना सकते हो, बट उसके पब्लिक बनाने के लिए आपको पहले ACL वगैरह सेट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो अपलोड हो चुका है। समझ में आए। देखो, तो अब यहाँ पर ये आपका, अब जब भी आप बकेट डिलीट करोगे तो सबसे पहले आपको बकेट को खाली करना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ डायरेक्ट डिलीट, तो ये आपको एरर देगा, बोलेगा भैया पहले इसको एम्प्टी करना है। क्या बोल रहा है, दिस बकेट इज़ नॉट एम्प्टी, तो पहले एम्प्टी करना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एम्प्टी कर रहे हो तो इसको बताओ परमानेंटली डिलीट के लिए, ठीक है। चलिए कर दिया हमने इसको डिलीट। अब जरा इस S3 बकेट को हमने क्रिएट तो कर दिया है, इस पर देखते हैं वर्जनिंग इनेबल है कि नहीं। प्रॉपर्टीज़ पे आओ, वर्जनिंग क्या है, डिसेबल्ड है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बकेट आपने डिलीट कर दिया, यहाँ पर वर्जन दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट का नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वर्जनिंग जरा इनेबल कर देता हूँ। तो एडिट करते हैं और वर्जनिंग आपको इस पर इनेबल करना है, ठीक है। हो गई इनेबल। अब ऑब्जेक्ट पे आए, अपलोड पे क्लिक करें, ऐड फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पर जैसे इसी को अपलोड कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर कर दीजिए आप अपलोड। देखो हो गया आपका ऑब्जेक्ट अपलोड।
अब यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश करो, देखो ऑटोमेटिक आ गया सो वर्जन्स करके। अभी यहाँ पर क्लिक करो, देखो ये बता रहा है आपको कि इसके अलावा कुछ नहीं है, ये वर्जन आईडी है इसकी, ठीक है। अभी मैंने इसको वर्जन ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करता हूँ जरा, तो कहाँ है डिलीट का ऑप्शन, ये देखो। पहले ये क्या बोलता था, परमानेंटली डिलीट। अब परमानेंटली डिलीट नहीं बोल रहा, अब क्या बोल रहा है, सिर्फ डिलीट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हो और वर्जनिंग इनेबल्ड है तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, मतलब वापस ला सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपने डिलीट कर दिया। अभी ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर शो वर्जन्स पे क्लिक करो, आपको दिखेगा, दिख रहा है। आप यहाँ से सिलेक्ट करें और डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके पास ये ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर शेयर विथ प्री साइंड यूआरएल करके कर सकते हो, साइज कैलकुलेट कर सकते हो, टैग्स एडिट कर सकते हो, तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये एडवांटेज होता है। हाँ, अगर आप वर्जनिंग इनेबल है और अगर आपने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, डाउनलोड करके वापस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो अब ये आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा, बट ये वाला है, ये बता रहा है कि भाई कौन सी स्टोरेज क्लास पे अपलोड हुआ है, साइज़ कितना है, लास्ट मॉडिफाइड कब था, टाइप क्या है, राइट, वर्जन आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे आप इन दोनों को डिलीट कर दो तो देखो अब आपको पूछ रहा है परमानेंटली डिलीट। अब परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन क्यों पूछ रहा है? अब इसलिए पूछ रहा है कि भैया क्योंकि अब ये परमानेंटली डिलीट कर देगा। पहले तो आपने डिलीट किया था तो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ था, वर्जन स्टोर था। बट आपने जब इसको अब डिलीट किया तो अभी ये वर्जन भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने वर्जन से भी कर दिया। तो समझना है तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि भाई आपका यहाँ पर रिसाइकल बिन होता है, कुछ डिलीट करते हो रिसाइकल बिन पे आता है, लेकिन रिसाइकल बिन से अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर वो आपको नहीं मिलता है। तो ये एडवांटेज होता है आपका वर्जनिंग का। सभी को समझ में आ गया? और ये हाँ बोलिए। हाँ, S3 बकेट का रिसाइकल बिन समझ सकते हो आप, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बात करूँगा। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर आएंगे। ये सॉरी, इंटेलिजेंट टीयरिंग के बारे में बात करूँगा, और ट्रांसफ़र एसेलेरेशन और रिक्वेस्टर पे, ये 3 पॉइंट कल डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद कल ये भी डिस्कस हो जाएगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का, कि स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये कल पूरा बात करेंगे अपन। तो कल अपना S3 बकेट हो जाएगा, प्लस कल ACL भी समझाना है, क्योंकि ACL का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पर। उसके बाद तो ये मैट्रिक्स वगैरह, बोलिए। और हाँ एक चीज़ और, ये लाइफ साइकिल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। नहीं, NACL जो है वो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, और ये जो ACL है ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। लेकिन ये जो है, ऐसे समझो सिंपल सा, कि जो NACL है वो नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटी है, और ये वाला जो ACL है ये S3 लेवल की सिक्योरिटी है। तो एक्चुअल में ACL जो है वो सिक्योरिटी का पॉइंट है। मैं बोलूँ कि भाई एक लॉक है, वो लॉक क्या है, आप कहाँ पर लगा रहे हो वो लॉक। तो ऐसे ही है कि आपका जो ACL है वो S3 बकेट पे लगा रहे हो तो S3 ACL बन जाएगा। अगर आप किसी अदर सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज जैसे लोड बैलेंसर वगैरह पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप वहाँ पर ACL सेट कर सकते हैं। तो ACL आपका एक टॉपिक है, सिक्योरिटी का पॉइंट है, जिसका यूज़ करके आप, सॉरी, फायरवॉल ही होता है एक्चुअल में वो आपका जो ACL है, ठीक है। बट वो समझने के लिए सिंपल सा समझो कि एक सिक्योरिटी है बस, ठीक है। कि कौन एक्सेस कर सकता है, कहाँ से एक्सेस कर सकता है, ये जैसे अपन लोगों ने EC2 के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ा था, ठीक वैसे ही समझ सकते हो आप ACL। लिनक्स में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा ACL, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, ठीक है। तो वही वही चीज़ है, बस वहाँ पर क्या है कि आपका
सेट करते हो फाइल के फॉर्मेट मतलब परमिशन के फॉर्मेट में, यहाँ पर जो है तो पॉलिसी के फॉर्मेट में चलता है बस ये। हाँ, वो एक्चुअल में ACL जो है वो स्पेशल परमिशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। आप चाहते हो कि भाई आपके पास 10 बंदे हैं